Hello and welcome to the class 11 online chemistry classes, and this video is in continuation with the topic discovery of subatomic particle after the discovery of electrons from chapter number 2 structure of atom from class 11th NCERT chemistry book. So let's start our next topic, that is charge to mass ratio of electron. कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो है उसे कैसे कैलकुलेट किया गया। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए और ये देखा कि कुछ रेज होती है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, उन्हें कैथोड रे बोला। जब हमने उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उन्होंने एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से बिहेव किया। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स होते हैं या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनका जो चार्ज होता है या जो नेचर होता है उन पार्टिकल्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है गैसेस का, जो हमने वैक्यूम ट्यूब में यूज़ की थी। और बेहतर समझने के लिए जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड सी द टॉपिक 2.1.2 चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो क्या है। In 1897, British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge E to the mass of electron Me by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. अब 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे J.J. थॉमसन, उन्होंने क्या मेजर किया, एक तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज था E और जो मास था इलेक्ट्रॉन का उसे Me से रिप्रेजेंट किया गया। तो एक जो चार्ज टू मास रेशो था वो निकाला उन्होंने, और उन्होंने भी एक कैथोड रे ट्यूब ही यूज़ की। और उसके अलावा उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड था उसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों ही परपेंडिकुलर थे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था उसके। तो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट। इसमें डायग्राम देख लेते हैं हम। ये J.J. थॉमसन का चार्ज टू मास रेशो निकालने के लिए एक हमारे पास एपरेटस है। इसमें यहाँ पे कैथोड है, ये परफोरेटेड एनोड है हमारे पास, यानी इसके अंदर एक होल है एनोड के। तो कैथोड रे से जब हमने हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो कैथोड रे चलनी शुरू हो जाती है। वो एनोड से पास होके कहाँ पहुँचती है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। ये जो सामने दे रखा है ये क्या है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यानी बिल्कुल ये मान लीजिए जैसे हम पिक्चर ट्यूब को देख रहे हैं टेलीविज़न की। अब जो ये रेड कलर दिखा रहा है ये दिखा रहा है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा रहा है। अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है हमारे पास, एक प्लेट है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज एक प्लेट है हमारे पास। तो जब हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अगर हम एक कैथोड रे को ना तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सीधा कहाँ पे स्ट्राइक करेगा जाके, बिना डेविएट हुए इस बी पॉइंट के ऊपर, यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो डेविएट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और ए के ऊपर वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया और सिर्फ हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड हटाया और सिर्फ हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैथोड रे को पास किया तो वो डेविएट हो गया नीचे की तरफ, और कहाँ पे स्ट्राइक किया उसने, पॉइंट सी के ऊपर। और अगर हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी बैलेंस कर देते हैं, तो भी जो कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कैथोड रेज होती है, सॉरी ट्यूब बोल रहा हूँ, जो कैथोड रेज होती है उनका पाथ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो उन्हीं की कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, इन्हीं सब डेविएशन को कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता था कितना अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें पता था कितना अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट कर लिया हमने इसका। तो देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट्स में उसने यूज़ किया कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। अब वही जो हमने डिस्कस किया है वर्ड्स में है कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड
द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। यानी जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हुए और उन्होंने एक पॉइंट ए पे हिट किया, जो दिखाया था आपको अभी कि ऊपर की तरफ उन्होंने हिट किया था अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर क्या है हमारे पास सेकेंडली कि सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। और जब हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो कैथोड रे थी उसने कहाँ पे स्ट्राइक किया, एक पॉइंट सी के ऊपर, या नीचे की तरफ है। एंड बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस करके अप्लाई किया कि उसका सेम वही पाथ आ गया कैथोड रे का जो तब होता अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाता उसके ऊपर। So Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon। तो थॉमसन ने अब आर्ग्यू किया, बताया कि जो डेविएशन होता है पार्टिकल का अपने पाथ से वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। तो जो मैग्नीट्यूड है निगेटिव चार्ज का पार्टिकल के ऊपर, सबसे पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है जो डेविएशन है कितना होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका डेविएशन होता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, उतना ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो पहला किस पे डिपेंड करता है, ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिकल। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डेविएशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, द मास ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, कि जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, यानी उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्या था इसके अंदर कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे। अब जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डेविएशन, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उतना ज़्यादा डेविएशन होता है। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ increases with the increase in voltage across the electrode और the strength of magnetic field। कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स के अंदर वोल्टेज बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी अब एक ही बजाय भी कोई पॉइंट उसके ऊपर होगा वहाँ पे जाके स्ट्राइक कर सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक सी है पॉइंट, उससे भी ज़्यादा नीचे जाके वो स्ट्राइक कर सकता है। देन ये चीज़ें कंसीडर की उसने, जो डेविएशन था वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड किया, मास के ऊपर डिपेंड किया, और इसके अलावा जो हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो। नाउ बाय कैरिंग आउट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट लिया गया डिफ्लेक्शन का, किसके बेसिस पे कि कितनी उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, कितना उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और तब थॉमसन ने एक चार्ज टू मास रेशो निकाला जिसकी वैल्यू थी 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, जो कूलम है वो चार्ज की यूनिट होती है और मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो एक चार्ज टू मास रेशो निकला, अभी भी चार्ज नहीं निकाल पाए थे वो, क्या निकला, चार्ज टू मास रेशो। सो व्हेन एमई दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, वेयर यहाँ पे क्या है, एमई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, और ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलम सी। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा उसके ऊपर, माइनस ई होता है। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आर
R.A. Millikan 1868 to 1953 devised a method known as oil drop experiment 1906 to 14, यानी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला गया। इसको हम दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या। देन टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि अब हमें चार्ज का पता करना था। हमने चार्ज टू मास रेशो जे जे थॉमसन ने निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या पता करना था कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो किससे पता चला? R.A. मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने क्या पता किया कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इतना चार्ज है, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो आज हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, जो अभी प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है, पूरी ओपन करके दे रखा है ना, -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हम सिर्फ 1.6 ही रखते हैं इसको, अगर कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me was determined by combining these results with Thomson's value of E/Me ratio। अब चार्ज टू मास रेशो थॉमसन ने निकाला, मिलिकन ने चार्ज दिया। अब अगर हम इनका रेशो ले लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने जो चार्ज था उसको डिवाइड कर दिया चार्ज टू मास रेशो से। ठीक है, अगर हम चार्ज को चार्ज टू मास रेशो से डिवाइड कर देंगे तो जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो आ जाएगा। तो चार्ज कितना निकला था इसके अभी? 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्ज टू मास रेशो निकला था जे थॉमसन से वो था 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, कूलम से कूलम कैंसिल आउट होता है, तो जो वैल्यू निकली वो थी 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और यही क्या है? हमारा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये था चार्ज टू मास रेशो निकाला हमने, और चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन का उसको हमने पढ़ा इसके अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।